आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस doesn't only protect individuals premature death but also has many more other applications। या सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ किसी भी इंडिविजुअल को प्रीमेच्योर डेथ से ही नहीं बचाती बल्कि इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं या फिर जिन्हें हम एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। और आज हम मेनली 3 एप्लीकेशंस की बात करेंगे जिनसे कि क्वेश्चंस जो हैं बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 जिसे कि MWP एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है कीमेंस इंश्योरेंस और तीसरा है मॉर्गेज रिटेंशन इंश्योरेंस जिसे कि MRI भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MWP यानी कि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टीज एक्ट की। देखिए, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट एक तरह की फीचर है जो कि किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में आप ऐड करवा सकते हैं। दरअसल ये एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसमें कि ये कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल जो पॉलिसी खरीदता है और अपनी पॉलिसी को अगर वो MWP एक्ट के अंडर एक्टिव करवाता है तो उस पॉलिसी पर सिर्फ उसकी वाइफ और उसके बच्चों का ही अधिकार होगा, उस लाइफ इंश्योर्ड का भी कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगर ये नहीं समझ आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ और फिर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, सपोज कोई बंदा है ए, ठीक है, अब उसने अपना बिजनेस करना है तो अब वो बिजनेस के लिए जो है बैंक से या किसी भी और क्रेडिटर के थ्रू लोन लेता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो लोन लेगा तो उसे अपनी प्रॉपर्टी या जो अपना घर है वो गारंटी के तौर पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई कि वो जो ए पर्सन था वो लोन वापस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो बैंक है या जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उसे लोन दिया था वो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए कि कभी हमने सोचा है या हम जैसे न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि फला फला कोई पर्सन था और उसका वो बैंक करप्ट हो गया और उसके जो भी बैंक अकाउंट्स थे या लॉकर्स थे उनको सील कर लिया गया, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सील कर लिया गया, तो कभी मन में ये आता है कि उसकी वाइफ और बच्चों का क्या होगा। तो देखिए, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ही ये MWP एक्ट काम करता है। इसमें क्या है कि अगर हमने कोई पॉलिसी खरीदी है और उसे हमने MWP एक्ट के अंदर एक्टिव करवाया है तो इस पॉलिसी में जो भी बेनिफिट्स होंगे या वो मेच्योरिटी बेनिफिट हो चाहे फिर वो क्लेम बेनिफिट्स हो, उन पर सिर्फ और सिर्फ इंश्योर्ड की वाइफ और बच्चों का ही अधिकार होगा, उस लाइफ इंश्योर्ड का भी उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। और ऐसी पॉलिसीज में फिर ट्रस्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके बेनिफिट जो हैं वो सिर्फ इंश्योर्ड की वाइफ और उसके बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है ना। तो अब इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले तो मैं आपको इसके फीचर्स बताती हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, MWP एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी बेनिफिट्स अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो प्रोवाइड क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपने एक और बात याद रखनी है कि इस पॉलिसी में एक सेपरेट ट्रस्ट तो बनेगा ही और जो ट्रस्टी है वो वाइफ भी बन सकती है, बच्चे भी बन सकते हैं, पर बच्चों की जो एज है वो 18 से अबव होनी चाहिए या फिर दोनों बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी क्लेम मनी मिलेगी या फिर जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो सिर्फ ट्रस्टी को ही जाएगा। ठीक है, ये पॉलिसी ऐसी है जिसे ना तो हम सरेंडर करवा सकते हैं, ना ही नॉमिनेट करवा सकते हैं और ना ही असाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर पॉलिसी होल्डर जब उसने पॉलिसी खरीदी और MWP एक्ट के अंडर उसने अपनी पॉलिसी को करवाया और उसने उस टाइम पर कोई स्पेशल ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया, मतलब उसने अपनी वाइफ या बच्चों को ट्रस्टी नहीं बनाया है सपोज, ठीक है, तो क्या होता है, तो सरकार एक स्पेशल जो ट्रस्टी है वो अपॉइंट कर देती है
और फिर जो उस पॉलिसी के अंडर जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो उस ट्रस्टी को जाएंगे और फिर वो उस ट्रस्टी के थ्रू उसकी वाइफ और बच्चों तक जाएंगे। ठीक है ना। तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि इस MWP एक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं उनमें कॉमनली ये पूछा जाता है कि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो किसे मिलेंगे, लाइफ इंश्योर्ड को मिलेंगे या उसकी वाइफ को मिलेंगे, तो या फिर ट्रस्टी को मिलेंगे। तो देखिए उसमें वाइफ भी लिखा है, इंश्योर्ड भी लिखा है, ट्रस्टी भी लिखा है। अभी उसमें हमें ये नहीं बताया गया कि उसकी वाइफ ट्रस्टी है कि नहीं है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है, जो भी बेनिफिट्स हैं वो जाएंगे किसे, ट्रस्टी को। ठीक है ना। अब वो ट्रस्टी उसके बच्चे भी हो सकते हैं, उसकी वाइफ भी हो सकती है, या फिर कोई ऑफिशियल ट्रस्टी भी हो सकता है। तो इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रस्टी को ही जाएंगे और फिर वो ट्रस्टी अगर कोई और है तो फिर वो उसके थ्रू जो है उसकी वाइफ और बच्चों तक जाएंगे। ठीक है ना। और इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिसी MWP एक्ट के अंडर आएगी उसके बेनिफिट उसके इंश्योर्ड को भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। और भी इसी से रिलेटेड, मतलब मेनली आपने ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है। दूसरी इंश्योरेंस की एप्लीकेशन है कीमैन इंश्योरेंस। अब कीमैन इंश्योरेंस एक स्पेशली डिजाइन्ड बिजनेस इंश्योरेंस है। ठीक है। ये बेसिकली बिजनेस पर्संस के लिए बनाई जाती है। अब यहाँ पे मैंने बिजनेस पर्सन कहा या फिर हम कह सकते हैं कीमैन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक कीमैन क्या होता है। ठीक है। अब कीमैन एक ऐसा की पर्सन है या मेन पर्सन है जो कि बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट करता है और उसके जो लॉसेस हैं वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब ये जो की पर्सन है या की मैन है वो डायरेक्टर भी हो सकता है कंपनी का, या कोई पार्टनर भी हो सकता है, या फिर कोई और ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है या फिर बिजनेस उसे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है। तो उसे हम कीमैन इंश्योरेंस कहेंगे। अब कीमैन इंश्योरेंस जो है ये एक प्रकार की टर्म इंश्योरेंस होती है और इसमें जो भी सम अश्योर्ड के बेनिफिट्स होंगे वो डायरेक्टली लिंक होंगे कंपनी के साथ, यानी कि जो भी इस इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं वो कंपनी को ही लिंक किए जाएंगे। जो की पर्सन है इसका बेनिफिट उसे पर्सनली नहीं होगा। ठीक है। यानी कि ये स्पेशली बनाई गई है ओनली फॉर द लॉसेस रिलेटेड टू द बिजनेस। ठीक है। तो इसे आप कीमैन इंश्योरेंस कहेंगे। और जो इसकी तीसरी एप्लीकेशन है मॉर्गेज रिटेंशन इंश्योरेंस, या फिर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में MRI भी कहते हैं। अब ये स्पेशली डिजाइन्ड इंश्योरेंस है फॉर होम लोन बोरोवर्स, यानी कि जो लोग होम लोन बोरो करते हैं उनके लिए ये स्पेशली डिजाइन की गई है। ठीक है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज कोई पर्सन है A और ये एक घर खरीदता है। ठीक है। अब जब इसने घर खरीदा तो इसने वो खरीदा थ्रू होम लोन। अब जब हम होम लोन लेते हैं तो जब तक हमारा होम लोन चलता रहता है, सपोज 10 साल या 20 साल, तब तक हमारा घर जो है वो बैंक के पास गिरवी पड़ा रहता है। ठीक है। यानी कि हमारा घर बैंक के पास मॉर्गेज रहेगा। ठीक है। तो जो ये पर्सन है जिसने ये घर खरीदा है और इसने होम लोन करवा लिया, अब जब इसने होम लोन करवाया तो हर महीने इसकी एक EMI सेट कर दी गई और ये हर महीने पैसा कमा रहा है और बैंक की EMI जो है वो भर रहा है। ठीक है। अब सपोज इसे उस 20 साल के दौरान अगर इसे कुछ हो जाता है तो कोई भी बैंक जो है वो इसके परिवार को वो घर नहीं देगा रहने के लिए। ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में या ऐसी मुसीबत से कैसे डील किया जाए उसी के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है मॉर्गेज रिटेंशन इंश्योरेंस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब EMI सेट की गई तो साथ में आपने मॉर्गेज इंश्योरेंस भी करवा ली। ठीक है। तो EMI के साथ ही इसका प्रीमियम भी साथ में ही जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या है, जैसे जैसे EMI चलती जाएगी मॉर्गेज इंश्योरेंस का प्रीमियम भी चलता जाएगा। और इन केस जो पूरी टर्म है 20 साल की टर्म है सपोज, उसके दौरान अगर इस पर्सन को कुछ हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बैंक को जितना भी इसका रिमेनिंग लोन है वो पे कर देगी और जो घर है वो इसके परिवार को मिल जाएगा।
यही बेसिकली मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस का बेनिफिट है। ठीक है, तो अब इसमें ये बेनिफिट हो गया कि अगर पर्सन को कुछ हो गया है ना, तो जितना भी लोन बचा हुआ है वो सारा का सारा कंपनी बैंक को दे देगी। अब इसमें एक और फीचर ये है कि इस इंश्योरेंस में स्टार्टिंग ईयर्स में तो इस इंश्योरेंस की जो प्रीमियम बनता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इसका प्रीमियम कम हो जाता है, क्योंकि जो पर्सन है अगर वो जीवित है और कमा के ईएमआई भर रहा है, साथ में प्रीमियम भी भर रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बैंक का लोन कम होता जाएगा, ठीक है ना, तो उसी तरह से इसका जो प्रीमियम है वो भी कम होता जाएगा, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर है वो भी कम होता जाएगा। तो इसका जो दूसरा फीचर वो बेसिकली ये है कि ये एक प्रकार की डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस होती है, और इस इंश्योरेंस को लोन प्रोटेक्टर पॉलिसी भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस है ये स्पेशली किसके लिए बनाई गई है, होम लोन बोरोवर्स के लिए बनाई गई है, या फिर इसे लोन प्रोटेक्टर पॉलिसी भी कहा जाता है। तो ये इस चैप्टर में हमने 3 मेजर एप्लीकेशंस की लाइफ इंश्योरेंस की जो हमने वो की है। ठीक है, Let's start with the self-examination questions. Question number 1. What is the objective behind mortgage retention insurance? अब क्वेश्चन कह रहा है कि मॉर्गेज इंश्योरेंस का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अभी मैंने बात की कि जो मॉर्गेज इंश्योरेंस है ये किन लोगों के लिए है, तो वो होती है भाई होम लोन बोरोवर्स के लिए। तो ढूंढिए फटाफट से सही ऑप्शन क्या है। बिल्कुल सही, ये है सेकंड ऑप्शन, प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर home loan borrowers. Now move to the next question. Mortgage retention insurance can be categorized under. मॉर्गेज इंश्योरेंस को आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, तो बिल्कुल सही, ये डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस रहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिक्रीजिंग टर्म लाइफ एश्योरेंस। देन क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द बिलो लॉसेज आर कवर्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस। की मैन इंश्योरेंस में कौन से लॉसेज कवर होंगे। ऑप्शन फर्स्ट है प्रॉपर्टी थेफ्ट, यानी कि प्रॉपर्टी में चोरी हो गई। सेकंड है लॉसेज रिलेटेड टू एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन द की पर्सन इज अनेबल टू वर्क। अब ये ऑप्शन कह रही है कि जो की पर्सन है वो काम करने लायक नहीं रहा, तो जो उसके बिजनेस को लॉसेज होंगे उनको कवर किया जाएगा। देन जनरल लायबिलिटीज, मतलब उसकी जो अपनी लायबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं। देन लॉसेज कॉज ड्यू टू एरर और ओमिशन, कि भाई कुछ गलतियां हो गई हैं, गड़बड़ियां हो गई हैं, उनसे जो लॉसेज आए हैं उनको ये कवर करेगा। तो इसकी सही ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन बी, कि जो की पर्सन है अगर वो काम करने लायक नहीं रहता है तब जो बिजनेस में लॉसेज होंगे की मैन इंश्योरेंस उनको कवर करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिसी इज इफेक्टेड अंडर MWP एक्ट। एक पॉलिसी है वो MWP एक्ट के अंडर इफेक्टिव है। इफ द पॉलिसी होल्डर डजंट अपॉइंट अ स्पेशल ट्रस्टी टू रिसीव एंड एडमिनिस्टर द बेनिफिट्स अंडर पॉलिसी, द सम सिक्योर्ड अंडर पॉलिसी बिकम्स पेएबल टू द। अब ये कह रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर ने कोई अपॉइंट ही नहीं अपॉइंट किया है ना, तो जो सम सिक्योर्ड होगा या जो बेनिफिट्स होंगे पॉलिसी के वो किसे पेएबल होंगे। चेक करते हैं ऑप्शंस में, नेक्स्ट ऑफ द किन, यानी कि उसके रिश्तेदार। देन ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट, कि जो स्टेट जो ऑफिशियल ट्रस्टी अपॉइंट करेगी उसे। देन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अगर स्पेशल ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया जाता तो स्पेशल ट्रस्टी जो है वो स्टेट या फिर सरकार ही अपॉइंट कर देती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश रैन अ बिजनेस ऑन द बोरोड कैपिटल, कि महेश जो है वो अपना बिजनेस चलाता है उधार लिए हुए पैसे पे। आफ्टर हिज सडन डिमाइज ऑल द क्रेडिटर्स आर डूइंग देयर बेस्ट टू गो आफ्टर महेश असेट्स। और अगर उसके बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो जितने भी लेनदार हैं वो सभी के सभी महेश की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करना चाहेंगे।
विच ऑफ द बिलो असेट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ क्रेडिटर्स। अब आपको बताना है कि कौन सा नीचे दिए गए असेट्स में से ऐसा असेट है जिन पर क्रेडिटर्स जो हैं अपना कब्जा नहीं कर सकते, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रेडिटर्स की पहुंच से वो बाहर है। कौन सा ऐसा असेट है? पहला है प्रॉपर्टी अंडर महेश नेम, कि जो प्रॉपर्टी महेश के नाम पर थी उस पे, तो उस पर तो भाई ये क्रेडिटर या लेनदार कब्जा करेंगे ही। देन महेश बैंक अकाउंट, ये भी अफेक्टेड होंगे। सी ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट, तो बिल्कुल सही, यही इसका सही ऑप्शन है कि जो महेश ने पॉलिसी खरीदी थी और उसको इफेक्टिव करवाया था MWP एक्ट के अंडर, तो उस पर सिर्फ उसकी वाइफ और बच्चों का ही अधिकार रहता है और किसी का कोई अधिकार नहीं होगा, इवन महेश का भी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू विद रिगार्ड टू MWP एक्ट केसेस। आपको बताना है कि MWP एक्ट के रिगार्डिंग कुछ केसेस दिए गए हैं और उनमें से सही ऑप्शन क्या है। नीचे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी इनमें से ट्रू है। पहली स्टेटमेंट है मेच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू द पॉलिसी होल्डर्स, कि जो पॉलिसी है उसकी मेच्योरिटी हो गई और मेच्योरिटी के जो चेक्स हैं उनको दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर को। सेकेंड ऑप्शन कह रही है मेच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू ट्रस्टी, कि जो मेच्योरिटी क्लेम चेक्स हैं वो किसे पेड होंगे? ट्रस्टी को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि MWP एक्ट के अंडर जितने भी बेनिफिट्स होंगे, चाहे वो मेच्योरिटी के हैं चाहे वो डेथ क्लेम के हैं, वो किसे पेएबल होंगे? वो सिर्फ ट्रस्टी को ही पेएबल होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड वाली स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू विद रिगार्ड टू MWP एक्ट केसेस। स्टेटमेंट 1, डेथ क्लेम्स आर सेटल्ड इन फेवर ऑफ नॉमिनी, देन डेथ क्लेम्स आर सेटल्ड इन फेवर ऑफ ट्रस्टी। तो जैसा कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, इसका भी जो सही वाली स्टेटमेंट है वो सेकंड है। तो चुनिए कहाँ पे है वो? बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बी है। जो डेथ क्लेम्स होंगे वो किसके फेवर में सेटल होंगे? ट्रस्टी के फेवर में। MWP एक्ट केसेस में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें ध्यान रखना है, जितने भी बेनिफिट्स हैं वो ट्रस्टी के फेवर में ही पेएबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ajay pays insurance premium for his employees. Which of the below insurance premium will not be treated deductible as a compensation paid to employees? अब ये अजय है जिसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अब आपको बताना है कि जो नीचे दी गई ऑप्शन है, दो ऑप्शन दी गई हैं, ऑप्शन स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब आपने बताना है कि इनमें जो प्रीमियम है या जो कंपनसेशन मिलेगा वो एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाएगा और इन स्टेटमेंट्स में से चुनना है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस विद द बेनिफिट्स पेएबल टू एम्प्लॉयज़, तो भाई अगर अजय अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रीमियम पे कर रहा था तो हेल्थ इंश्योरेंस तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में आएगी, तो उसके तो बेनिफिट्स मिलेंगे एम्प्लॉयज़ को। और सेकेंड ऑप्शन है कीमैन लाइफ इंश्योरेंस विद द बेनिफिट्स पेएबल टू अजय, पर जो कीमैन इंश्योरेंस होती है ये कौन करवाता है? की पर्सन करवाता है अपने बिजनेस के लिए, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को नहीं जाएंगे, वो पेएबल होंगे अजय को ही। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है और इसका जो आंसर है सही वाला वो भी है बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट टू द बोरोवर्स who pledge their property as a collateral but leaving them in possession of the property is called। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक प्रथा है जिसमें आप अपना प्रॉपर्टी को किसी के पास गिरवी रख देते हैं और फिर पैसा देकर उसे छुड़वा लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं मॉर्टगेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी।
अब आपके लिए एक है बोनस क्वेश्चन जिसका कि आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। Which of the below policy can provide protection to the home loan borrowers? Life insurance, disability insurance, mortgage retention insurance और जनरल इंश्योरेंस। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए।